स्वाति, स्वाति। ओफो, ये लड़की भी ना ऐसे नहीं मानेगी। इतनी जोर जोर से गाने लगाकर कमरे में कूदती रहती है जैसे 8 साल की बच्ची हो। बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है इसमें। स्वाति। सुधा लगातार उसे आवाज लगाई जा रही थी, लेकिन मजाल है कि वो सुन ले। वो तो बस अपने कमरे में गाने चलाकर उन गानों पर झूम रही थी। यो जरा झूम झूम, जरा झूम झूम, जरा झूम। लगता है कि ऐसे नहीं मानेगी। गुस्से में सुधा झाड़ू लेकर स्वाति के कमरे में जाती है। कमबख्त, कब से तुझसे कह रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है तू? माँ, कोई जवान लड़की पर हाथ उठाता है क्या? जानती हूँ हाथ नहीं उठाता, इसीलिए झाड़ू उठाया है। और अभी भी नहीं सुनी ना तो चप्पल उठाते हुए भी देर नहीं लगेगी मुझे, समझी? चल अब जाओ और जल्दी से खाना बना दे। इतनी बड़ी ऊँटनी हो रही है, कल को ब्याह कर पराए घर जाएगी तो ऐसी हरकतें करके तो तू मेरी नाक ही कटवा देगी। हाँ तो मैंने कौन सा बेस्ट बहू का खिताब जीतना है? और जब कल को भी जाकर रोटियां ही बनानी है तो अभी से क्यों बनाऊं? यहाँ तो आराम करने दो। और मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ सब कुछ मेरी सास कर लेगी। हे भगवान, मैंने भी कैसी निकम्मी औलाद पैदा कर दी। बताओ भला, खाना बना ले। हे राम, ये चलने की बदबू कहाँ आ रही है? सत्यानाश, लगता है मेरी साड़ी जल गई इस कामचोर के कारण। सुधा भागते हुए बाहर आती है और प्रेस का स्विच बंद कर देती है। सब इस कमबख्त के कारण हुआ है, जल गई मेरी नई साड़ी। स्वाति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और बड़ी देर बाद सब्जी और कुछ रोटियां बनाकर ले आती है। दरअसल स्वाति बड़ी ही आलसी थी और खासकर रसोई के काम करने में तो उसे बड़ा आलस आता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी शादी पीयूष नाम के एक लड़के से हो जाती है और आलसी स्वाति ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। अब उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाती है। इतना बड़ा घर देखकर तो वो खुशी से झूम उठती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों उछल रही है जैसे तुझ में किसी ने खिलौने वाली चाबी भरती हो? वो माँ जी, मेरा ससुराल है इतना प्यारा। हाय, कितना प्यारा, कितना बड़ा है ना? हाँ वो तो है, बड़ी किस्मत वाली है तू जो तुझे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया। ऐसी बात नहीं है माँ जी, किस्मत उनकी भी अच्छी है जो मैं उन्हें मिली। नई बहू का ये चुलबुला अंदाज देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। गृह प्रवेश के बाद कुछ रस्में हुई, जिसके बाद स्वाति की सुहागरात। लेकिन इन सब में स्वाति काफी थक गई थी। फिर अगली सुबह बारी थी उसकी पहली रसोई की। जैसा कि स्वाति अपने आलसपन के कारण मायके में मशहूर थी, उसी परंपरा को उसने अपने ससुराल में भी बरकरार रखा। अपनी पहली रसोई वाले दिन वो सुबह 8 बजे तक अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और लगातार उसकी सास की बुड़बुड़ाहट की आवाज आ रही थी। बताओ भला, नई बहू है और अभी तक सोई पड़ी है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? आज उसकी पहली रसोई है। ओह गॉड, मुझे तो लगा ही मेरी माँ है, लेकिन मैं तो भूल गई कि अब मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। स्वाति जल्दी से उठकर नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास गुस्से में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। माफ करना माँ जी, वो शादी की इतनी थकावट थी कि आँख ही नहीं खुली। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी से जा और कुछ जाकर मीठा बना ले और साथ में बढ़िया पकवान भी बना ले, जैसे मटर पनीर, छोले, कोफ्ता, रायता, बूंदी, पूरी। बस माँ जी, बस मैं बना लूंगी। पता नहीं माँ जी ने मुझ जैसी कामचोर को इतना काम क्यों दे दिया। इसके बाद स्वाति उदास होकर रसोई में जाती है, जहाँ वो अपने बड़े से ससुराल की रसोई देखकर हैरान रह जाती है, जो कि पुराने जमाने की रसोई थी, जिसमें मसाले मिक्सी की जगह इमाम दस्ते में कूटे जाते थे। साथ ही गैस की जगह मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। हैं? खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सब क्या है? भाभी, ये हमारे आलीशान घर की कच्ची रसोई है, जिसकी रसोई चूल्हे की है, क्योंकि माँ को पुरानी तरह की रसोई का खाना पीना ही पसंद है। इसलिए आप सभी मसाले मिक्सी की जगह इस इमाम दस्ते में कूटेंगी, साथ ही खाना इस चूल्हे को जलाकर बनाएंगी। क्या? चूल्हे पर? हाँ, और आप इस घर में नहीं है, इसलिए आपको आज तो चूल्हा जलाकर बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद आपको ये सब खुद ही करना होगा। ननद चूल्हा जलाकर चली जाती है और स्वाति मसालों को उस बड़े से इमाम दस्ते में कूटकर उसका खाना बनाने लगती है। उस चूल्हे की रसोई पर खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे वो सारा खाना खुद बनाती है। माँ ने सही कहा था, मेरे ससुराल में मेरी इतनी चलेगी नहीं। इतनी आलसी हूँ फिर भी इतना खाना बना रही हूँ। सच कहूँ तो आज तो मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। फिर खाना बनाते हुए वो काफी थक जाती है और जैसे तैसे सबको खाना परोसती है। खाना बनाकर उसे अपने ससुराल वालों से खूब तारीफ मिलती है। जैसे तैसे स्वाति को सारा दिन घर के कामकाज करने पड़ते और सबसे बुरा उसे तब लगता जब उसे खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं कहाँ आकर फंस गई? बहू,
ओ बहू, लो फिर बुलावा आ गया। जी माँ जी। बहू जल्दी से इधर आ। अरे ये खाना ठंडा हो रहा है, तू रख कर गई, इतने में पड़ोसन कमला आ गई तो सारा खाना ठंडा हो गया। जा इसे फिर से गर्म करके ले आ। ये देखते ही उसे बड़ा गुस्सा आता है। ये लो फिर से उस चूल्हे को फूंक मार मार कर जलाओ और इनका खाना गर्म करो। जैसे तैसे स्वाति फिर से चूल्हा जलाती और खाना गर्म करती है। कुछ देर बाद, माँ जी ये सब क्या है, बताओ भला, कौन इस जमाने में चूल्हे पर खाना बनवाता है? मैं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे का खाना खाना ही पसंद है, समझी? ये सुनकर स्वाति बुरा सा मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से अपना आलसपन दिखाना शुरू कर देती है। ओफो स्वाति, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उन्हें तकिए के नीचे तय लगाकर रख दिया और मुझे दे रही हो। हाँ तो उससे भी प्रेस अच्छे से हो जाती है और बिजली बच जाती है, वो अलग। ये सुनकर पीयूष अपना माथा पीट लेता है। जब से यहाँ आई हूँ चूल्हे के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं, सारा दिन उस रसोई में हो जाता है, ऊपर से उस चूल्हे के आगे बैठ बैठ कर तो मेरा मुंह ही काला पड़ गया। पीयूष को बोलती हूँ आज मुझे कहीं डिनर पर बाहर लेकर जाए, कम से कम उस चूल्हे चौके से तो आराम मिलेगा। स्वाति इस बारे में पीयूष से बात करती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर पर बाहर ले जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो, आ गई बहू तू, वो तेरी दिल्ली वाली बुआ कल अपने यहाँ रहने आ रही है, तो सुबह जल्दी उठ जाना और उनके खाने पीने का सही से इंतजाम करना। अब अगले दिन से ही बहू सुबह से इस काम में लग जाती है। शाम तक दिल्ली वाली बुआ भी आ जाती हैं, लेकिन दिल्ली वाली बुआ की एक आदत बड़ी बुरी थी। वो जब भी खाना खाने बैठती तो किसी न किसी से फोन पर लग जाती और इतनी देर तक बातें करती कि उतने में खाना ठंडा हो जाता और फिर आ जाती बहू की शामत। बहू, ओ बहू, ये खाना तो ठंडा हो गया, जा अब इसे गर्म करके ले आ। जी बुआ जी। लेकिन ऐसा बार बार होता और फिर ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ ये बार बार खाना गर्म कर करके। अब एक बार दिन के समय जब स्वाति सबको खाना परोसती है, अरे जानकी का फोन आ गया। हाँ जानकी बोल। अच्छा सुन, वो मैं कह रही थी। बुआ फिर से फोन पर बिजी हो जाती है और खाना ठंडा हो जाता है। अरे बहू। हाँ हाँ जानती हूँ बुआ जी, खाना गर्म करना है, लाओ लाओ। बहू ले, मेरा भी कर दे। वो क्या है ना, जब तक जीजी खाना नहीं खाती तो मैं भी नहीं खा सकती ना। अब वो एक बार फिर सबके लिए खाना गर्म करके ले आती है। एक तो बाहर इतनी तेज धूप है, ऊपर से बार बार मुझे उस चूल्हे में भेज देती हैं। तभी स्वाति को एक आइडिया आता है। वो सारा खाना ले जाकर बाहर बालकनी में धूप में रख देती है, जिससे वो सारा खाना कुछ ही देर में गर्म हो जाता है। और ऐसा वो अगले 3-4 दिन तक करती रही। लेकिन एक रोज बुआ सास ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। है, ये तो धूप में खाना गर्म करने वाली बहू है, ये सब क्या है बहू? तो मैं क्या करती बुआ जी, आप ही बताइए। माँ जी को चूल्हे की रसोई पर ही खाना खाना है और आपको बार बार खाना गर्म करवाना है। मेरी तकलीफ तो कोई समझता ही नहीं। मैं अपने घर पर गैस पर खाना बनाने से पहले 100 बार बचती थी, लेकिन यहाँ हर वक्त उस धुएं में खाना, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। स्वाति की बात सुनकर अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद अब सास उस रसोई की जगह नई मॉडर्न रसोई बनवाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न सामान होता है, जैसे गैस, रोटी मेकर, आटा मेकर और खाना गर्म करने के लिए अवन। अब स्वाति को काफी हद तक इन सब से रिलीफ मिल जाता है। अब साथ ही वो खुद का आलसपन भी काफी हद तक छोड़ देती है, जिससे उसकी लाइफ और भी आसान हो जाती है। आरती, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी हाँ। पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। और संजोग देखो, मेरे माँ बापों को भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हारे माता पिता को मैं। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ ये तुमसे तो पूछा गया था ना? जी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जिसकी शादी होनी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए। जी हमारे गांव में लड़कियों से नहीं पूछा जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं था, बस एक नजर ही देख पाई थी। अरे पर तुम तो मेरे सामने ही बैठी थी उस दिन। जी बैठी तो थी, पर नजर उठाकर आपको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो लो, अब देख लो, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। अब तो हो गया अपना ब्याह, अब तो तुम्हें जीवन भर यही चेहरा देखना पड़ेगा। असल में आरती एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बगल के गांव सूरजपुर के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। अनिल बहुत ही भोला और सीधा आदमी था। फिर 2 दिन बाद, अरे वाह, ये पराठे किसने बनाए? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है?
ये आपके हाथ का स्वाद तो नहीं है माँ। ये तेरी भाभी ने बनाए, तभी तो मैं कहूँ माँ ये पराठे बहुत स्वाद बने। भाभी हैं कहाँ? वो नहाने गई है, आती ही होगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को आप जैसी पत्नी मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानती इन्हें, एक नंबर के भोलू चंद हैं। मैं तो हमेशा माँ से कहता था कि देखना कोई लड़की कभी घास नहीं डालेगी इन्हें, लेकिन किस्मत देखो हमारे भैया की, कितनी सुंदर भाभी लाए हैं। लता और हरिया के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बड़ा बेटा अनिल जितना सीधा और शरीफ था, छोटा बेटा सुनील उतना ही शरारती और मस्करा। धीरे धीरे नई बहू आरती ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। अब तो आरती और सुनील की भी अच्छी पटने लगी थी। सुनील भैया बताइए खाने में क्या खाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी? हाँ, हर रोज मैं घर के बड़े लोगों से पूछती हूँ, मगर कभी घर के सबसे छोटे से भी तो उनकी पसंद पूछनी चाहिए ना। कसम से भाभी, आज आपने बता दिया कि आप कितनी अच्छी हैं, वरना मुझसे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। वैसे भाभी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। यहाँ नहीं भाभी, अगर माँ पापा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हम छत पर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर सुनील छत पर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद आरती भी वहां आ गई। अरे वाह, छत पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है। अरे भाभी आपको इस मौसम की पड़ी है, और यहाँ मेरे जीवन में पतझड़ आने वाला है, मेरी मदद करो भाभी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। भाभी वो कमलापुर का नाम सुना है ना आपने? वहाँ एक लड़की रहती है रितु, मैं उससे प्यार करता हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो भैया? प्रेम विवाह करना चाहते हो आप? हाँ भाभी, लेकिन रितु को देखने रिश्ते वाले आने लगे हैं और उसकी जल्दी ही किसी से शादी हो जाएगी। उधर उसकी जान सूख रही है और इधर मुझे चैन नहीं आ रहा। अब अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनील ने भोली भाली आरती को बड़ा खतरनाक काम सौंप दिया था, पर आरती ने भी अपने सास ससुर से जिद करके उन्हें मना लिया और आखिरकार सुनील की शादी रितु से हो गई। रितु एक अमीर जमींदार की बेटी थी। ये क्या माँ जी, आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? हाँ छोटी बहू। क्या माँ जी, आजकल चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे मैं बनाती हूँ ना, तेरी जेठानी आरती बनाती है और हमारे गांव की तो सारी औरतें बनाती हैं। माँ जी, अब तो गैस चूल्हे का जमाना है, न लकड़ी का झंझट, न धुएं की चिंता और न ही फूकने की टेंशन। हाँ वो तो मैंने भी सुना है, पर रोटी में गैस तो नहीं भरती होगी ना? क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद हम गैस चूल्हे पर खाना बनाएंगे। ठीक है छोटी बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी होने के बावजूद रितु सामने से आरती को काम बताती रहती, पर घर में कलेश ना हो ये सोचकर आरती कुछ नहीं कहती। इस तरह धीरे धीरे रितु ने आरती और लता दोनों को गैस चूल्हा जलाना सिखा दिया। और फिर एक दिन जब आरती उसी गैस चूल्हे पर खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से कुकर छूट गया, जिससे गैस चूल्हा थोड़ा चटक गया। ये क्या कर दिया तुमने? चूल्हे पर खाना बनाने वाली तुम्हें चाहे लाख सिखा लो, लेकिन तुम रहोगी गवारी। ये कैसी बात कर रही हो तुम रितु? ये गलती से हुआ मुझसे, और वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पापा ने इतना महंगा चूल्हा दिया था मुझे, तुम्हें पता भी है कितने का आता है ये शहर से? ना तो मुझे पता है और ना ही जानने का शौक है, समझी तुम? शौक? अरे पैसा चाहिए, औकात चाहिए, समझी? आइंदा से कभी मेरे गैस चूल्हे को हाथ मत लगा लेना, समझी? ना मेरे चूल्हे को और ना मेरे फ्रिज को। ठीक है रितु, अब तो यही सही रहेगा। उस दिन आरती बहुत रोई, उसे रितु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी लता ने रितु को कुछ नहीं कहा। शाम को जब अनिल काम से लौटा तो आरती उसे छत पर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, रुको मैं अभी माँ और रितु से बात करता हूँ। मत करिए, माँ जी पूरी तरह से उसकी बातों में आई हुई हैं, और रितु के अंदर से भी उसका पैसा और घमंड बोल रहा है। आज से ये छत ही मेरी रसोई है और हम दोनों आज से यहीं खाना खाएंगे। ठीक है आरती, तुम जैसा कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश नहीं थमी, जिसकी वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने बाढ़ का रूप ले लिया। अरे रितु देख तो, घर में पानी घुस रहा है। अब क्या होगा माँ जी, अब हम क्या करें? सबसे पहले तो रसोई में से अपना गैस चूल्हा हटा, अब ऐसा कर ऊपर छत पर ले चल उसे, वहाँ आरती की रसोई में ले जाकर रख दे उसे, वो मना नहीं करेगी। डर के मारे रितु ने गैस चूल्हे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी।
उसने देखा कि लता और पूरा परिवार आरती की छप्पर वाली रसोई में दुबका बैठा है। वो बारिश में भीगती रही, पर आरती की रसोई के अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में लड़ लेना जितना भी लड़ना है, फिलहाल अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी देवरानी जी। ऋतु आखिरकार मजबूर होकर आरती की रसोई के अंदर आ ही गई। फिर आरती ने कहा, शाम को साग और रोटी बना रही हो, ऋतु तुम खा लोगी ना, या कुछ और बनाऊं तुम्हारे लिए? आरती की बात सुनकर ऋतु की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। वैसे ये मिट्टी वाला चूल्हा भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर खाना अच्छा बनता है इस पर। भाभी आप सिखाएंगी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा तो नीचे ही रह गया पानी में। ऋतु की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आरती की छत की रसोई और उसके चूल्हे ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया।